नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राठौर की दुनिया में फिर से एक बार अभिनंदन। मित्रों, आज इस टॉपिक में हम विराम चिन्हों अर्थात पंक्चुएशन साइन की चर्चा करने चल रहे हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए, करियर के लिए और यहाँ तक कि एक सुदृढ़ भाषा के स्वरूप को अपनी लेखनी की ताकत से कोरे कागज पे उतारने के लिए बेहद ही महत्व रखते हैं। मित्र, विराम चिन्ह अर्थात शब्द विराम का शाब्दिक अर्थ ही है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना, ये शाब्दिक अर्थ किसका है? विराम का। कल एग्जाम में पूछता है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उत्तर होगा रुकना या ठहरना। अब मैटर आया कि इसका साहित्य से या काव्य से या पद्य से क्या लेना देना है। तो मित्र, किसी भी वाक्य के भाव या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में शब्द, एक शब्द के बाद या वाक्य के अंत में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे होता क्या है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, वाक्य का भाव स्पष्ट होता है और उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह के रूप में जाना जाता है। मित्र, यदि विराम चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से न हो, अगर गलत हो जाए या न किया जाए, तो 100% या तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा या वाक्य के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इस बात को मैं यहाँ रिटेन सेक्शन में करके उदाहरण के द्वारा सिद्ध करूँगा कि कब विराम चिन्ह के अभाव में या गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ अनर्थ में बदल रहा है। तो हम पहले इसको नोट कर दे रहे हैं कि विराम चिन्ह क्या है। तो किसी वाक्य के भाव या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच अथवा अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इनका गलत प्रयोग क्या कर सकता है? प्रयोग वाक्य के अर्थ को क्या कर सकता है? बदल सकता है। वाक्य के अर्थ को बदल सकता है। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात जा रही होगी कि चिन्ह मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसको भी मैं ज़रा पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि वास्तव में वर्तनी के अंदर चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ये न ऐसे लिखा जाता है, या आप न को नहीं देंगे, ये मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ। देखो, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वर्तनी में ऐसे लिखा जा सकता है, ये मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन साधारणतया प्रयोग धर्म में आप चिन्ह को ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु जब भी वर्तनी की बात हो तो चिन्ह ऐसे मत लिखिएगा, चिन्ह ऐसे लिखिएगा। मैंने क्या लिखा कि किसी वाक्य के भाव या अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने के लिए आप वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का। और यदि इनका प्रयोग गलत हो जाए या न हो तो निश्चित रूप से वाक्य के अर्थ और भाव पर असर पड़ेगा। आइए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इस बात को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 वाक्य लिख रहा हूँ और मैं लिखा क्या कि लिखो मत पढ़ो। एक ये वाक्य लिखा, मैंने दूसरा वाक्य
पुनः इसी को लिखा कि लिखो मत पढ़ो, और पुनः मैं इसी वाक्य को तीसरे में भी लिख रहा हूँ कि लिखो मत पढ़ो, लिखो मत पढ़ो। और देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि जब मैंने कहा कि लिखो मत पढ़ो तो यहाँ दो दो क्रियाएं हैं और कर्ता को जिसको मैं आदेश दे रहा हूँ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि लिखना है कि पढ़ना है। अर्थात ये जो वाक्य है जहाँ हमने पहले वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया तो वाक्य के अर्थ की स्पष्टता नहीं है। परंतु यदि मैं लिखो के बाद कॉमा दे दूं, लिखो के बाद में कॉमा दे दूं तो क्या हो जाएगा, इसको पढ़ने का स्टाइल भी बदल जाएगा। लिखो मत पढ़ने दो, लिखो मत पढ़ने दो। और यहाँ यदि मैं कॉमा दे दूं, यहाँ कॉमा दे दूं तो अर्थ हो जाएगा लिखो मत पढ़ो, और यहाँ क्या हो गया, लिखो मत पढ़ो। यानी यहाँ लिखने के लिए कहा गया इस कॉमा साइन से, और यहाँ कहा गया लिखने से मना किया गया और पढ़ने के लिए कहा गया। अर्थात आप देख रहे हैं कि जब मैंने कॉमा का प्रयोग किया तो वाक्य का, मैंने विराम चिन्ह का प्रयोग किया तो वाक्य का अर्थ ही बदल जा रहा है। पहले वाक्य में वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। दूसरे वाक्य में जब कहा लिखो मत पढ़ो तो यहाँ मैंने लिखने के लिए कहा, पढ़ने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब मैंने कॉमा लिखो के बाद मत के बाद दिया तो यहाँ हो गया लिखो मत पढ़ो, तो मैंने लिखने से मना कर दिया। अर्थात ये उदाहरण के द्वारा हमने आपको बताया कि यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न हो या गलत प्रयोग हो तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा, भाव ही बदल जाएगा। अतः आप इस बात के प्रति हमेशा केयरफुल रहेंगे कि किस विराम चिन्ह का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए, और यदि आपने गलत प्रयोग किया तो निश्चित रूप से आपकी भाषाई शैली बड़ी ही गलत हो सकती है। अतः ये एग्जाम और आपके व्यक्तित्व के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका डिटेलिंग अब मैं आगे करने चल रहा हूँ। अब हम ये आपके सामने 16 विराम चिन्हों को मैंने उनके नाम और चिन्हों के साथ यहाँ पर एक साथ इंगित कर दिया। इसका कारण था कि कल एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है, अर्ध विराम का कौन सा चिन्ह है, हंसपद निम्न में से कौन सा चिन्ह है। तो इस आसानी को एक बार आप पलक झपकते ही देख लें। इसके लिए मैंने सभी विराम चिन्हों को जो आपके भाषाई ज्ञान के लिए, आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैंने एक जगह कर दिया है। और ये सभी 16 जिनका आप चाहें तो अपने पास स्क्रीनशॉट हमेशा रख सकते हैं। ये आपके सामने 16 विराम चिन्ह हैं और इन विराम चिन्हों की बारी बारी से मैं अब डिटेलिंग करूंगा, बताऊंगा किसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। परंतु इस बात को बताने से पहले एक दो बात बताना चाहता हूं कि जो ये आप देख रहे हो पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम या जिसे उप विराम भी कहा जाता है, अर्ध विराम या अल्प विराम, वास्तव में विराम चिन्ह यही हैं। अगर मैं कहूँ विराम चिन्हों की तो विराम चिन्ह मात्र 4 ही स्वरूपों में हैं जिनके अंत में आप विराम शब्द देख रहे हैं। अर्थात ये चारों क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये 4 विराम चिन्ह हैं। कौन कौन? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम जिसे आप उप विराम कहते हैं, अर्ध विराम या अल्प विराम। अब प्रश्न आया कि सर ये शेष जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, समाप्ति बोधक चिन्ह है, हंसपद चिन्ह है, ये सब क्या हैं? तो मित्रों ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह से लेकर समाप्ति सूचक चिन्ह यहाँ तक ये विराम चिन्ह नहीं है, बल्कि ये सभी के सभी 5वां से लेकर ये 16वां तक, ये यहाँ तक
ये सभी के सभी मालूम है क्या है, ये भाव चिन्ह हैं। ये क्या है, ये भाव चिन्ह हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन है। तो इसका उत्तर 4 ही हो सकता है, 4 में ही एक होगा, या तो पूर्ण विराम, या तो अपूर्ण, या उपविराम, अर्धविराम या अल्प विराम। लेकिन कल बोलता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, तो वास्तव में वो भाव चिन्ह है, परंतु एक भाव के कंप्लीशन के बाद हमेशा इन चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, विवरण, उद्धरण, योजक, निर्देशक, हंसपद, रेखांकन, इनका प्रयोग एक भाव के लिए किया जाता है, न कि आप विराम या ठहराव के लिए करते हैं। अतः इन्हें भाव चिन्ह। अब हम विराम चिन्हों में पहले विराम चिन्ह यानी पूर्ण विराम की चर्चा करने आपसे चल रहे हैं। उसके पहले फिर से एक बार बताऊं कि विराम चिन्ह 4 ही तरह के होते हैं, जिनके चिन्हों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आप बार बार मैं ये लिख रहा हूँ कि ये पूर्ण विराम, जिसे खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, अपूर्ण या उपविराम, जिसमें एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे होती है, एक डॉट ऊपर दूसरा डॉट नीचे, और ये कहलाता है अपूर्ण या उपविराम। ये ऊपर एक डॉट और नीचे कॉमा, ये क्या कहलाता है, अर्धविराम। और ये कॉमा जिसे कहते हो अंग्रेजी में, ये कहलाता है अल्प विराम। यानी ये 4 विराम हैं, विराम चिन्ह हैं। और आपने करीब 14 या 13 भाव चिन्हों को देखा। एक दिमाग में आपकी सेटिंग होनी चाहिए कि सभी के सभी चिन्हों का प्रयोग, सभी विराम चिन्हों और भाव चिन्हों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है, लेकिन कभी भी खड़ी पाई यानी हिंदी के पूर्ण विराम का प्रयोग आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में नहीं होता। इसी की जगह पर अंग्रेजी में फुल स्टॉप, जिसे डॉट से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। यानी ये क्वेश्चन बनता है कि विराम चिन्हों में ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं होता, तो उसका उत्तर क्या है, वो है पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई। दूसरी बात कि सभी विराम चिन्हों में हिंदी भाषा का जो प्राचीनतम विराम चिन्ह है उसे क्या कहा गया है, पूर्ण विराम कहा गया है। ये बात मैंने लिखा भी है कि यह। और दूसरा चीज कि पूर्ण विराम का हम तभी प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम यानी पूरी तरह रुक जाना। तो पूरी तरह तो मैं तब रुकूंगा ना जब ये वीडियो मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। तो जब एक भाव या अर्थ पूरी तरह कंप्लीट होता है, चाहे वो वाक्य का ही भाव क्यों न हो, तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स कि वाक्य के अर्थ की समाप्ति पर या वाक्य के समाप्ति पर किसका प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्ह का। और अभी आपको मैंने बताया इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं होता। और तीसरी बताई कि विराम चिन्हों में सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह पूर्ण विराम है। और एक बात और, इसका प्रयोग जब हम दोहा लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, तो इस समय पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब आप दोहा या चौपाई या श्लोक लिखते हैं तो वो सामान्यतः दो ये चौपाई वगैरह तो 4 चरणों में लिखी जाती हैं, और द्विदलीय दोहा होता है, 2 पंक्तियों में दोहा लिखा जाता है। तो प्रथम दल यानी प्रथम पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम यानी एक खड़ी पाई, और अंतिम पंक्ति के अंत में यानी दूसरी पंक्ति के अंत में 2 खड़ी पाई यानी 2 पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसको मैंने यहाँ पर रिटन सेक्शन में कर दिया कि यह वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है, इसका प्रयोग अंग्रेजी में नहीं होता। और यह चिन्ह, हाँ एक बात और, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, इन 2 वाक्यों को छोड़कर हर वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो विधानवाचक हो, संकेतवाचक हो, इच्छा बोधक हो या निषेधात्मक हो, सब में आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। आइए हम इन बातों को कुछ उदाहरणों से दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा वह घर गया, वह घर गया, वह घर गया, तो यहाँ एक वाक्य कंप्लीट हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ कि दया मनुष्य की शोभा
बढ़ाती है, दया मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। तो यहाँ पर मैंने जो मुझे कहना था वो पूरा एक सेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। लेकिन ध्यान रहे कि मैंने कहा कि क्या तुम घर जाते हो, तो यहाँ पर मैंने किसका प्रयोग कर दिया, प्रश्न खड़ा कर दिया। इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं बल्कि किसका प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का। या यदि मैंने कह दिया कि वाह वाह और यहाँ पर ये चिन्ह आ गया क्या, विस्मयादिबोधक, वाह वह जीत गया, वाह वह जीत गया, तो यहाँ ये जो वाक्य ये विधानवाचक का है, इसके बाद तो खड़ी पाई होगा। लेकिन जो यहाँ ये विस्मयादिबोधक का शब्द है, इसके बाद आप खड़ी पाई का कभी यूज नहीं कर सकते। खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी आनी चाहिए जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। ये बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, आपसे डिस्कस कर चुका हूँ रिटन सेक्शन में। अब आते हैं कि मैंने कहा कि दोहा, श्लोक या चौपाई के बाद एक चरण के अंत में, एक लाइन के अंत में, एक पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम। जैसे मैंने एक दोहा लिखा, मैं एक दोहा लिख रहा हूँ कि रहीमन रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। मैंने लिखा रहीमन रहीमन पानी राखिए राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। और नीचे लाइन लिखा कि पानी गए ना उबरो उबरो। और यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा, अल्प विराम, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर इस पंक्ति के अंत में मैं एक पूर्ण विराम दूंगा और इस पंक्ति के अंत में मैं 2 पूर्ण विराम दूंगा। क्लियर। और यहीं पे मैं बताऊं कि ये जो है ये क्या कहलाता है, अल्प विराम यानी कॉमा, जिसे हम छंद में इसे यति कहते हैं। यति का मतलब भी रुकना होता है। तो यहाँ दूसरी पंक्ति के अंतिम में 2 पूर्ण विराम और एक पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। तो अब अपूर्ण या उपविराम, जिसे अंग्रेजी में मित्रों क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे नाम आप देखो, नाम ही क्या है, अपूर्ण, यानी यहाँ कोई कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। अगर काम कंप्लीट हो गया होता तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते, लेकिन जब हम कुछ कर रहे हैं और काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसमें होता क्या है, आगे का कथन बाकी होता है। यानी आपके मन में एक जिज्ञासा बनी होती है। जैसे मैं अभी यह टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं यदि कह दूँ कि चलो विराम चिन्ह कंप्लीट हो गए तो आपकी जिज्ञासा समाप्त हो गई। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, इसके बाद भी मैं पढ़ाऊँगा विराम चिन्ह में, तो जिज्ञासा बनी हुई है, तो मैं इसके बाद भी पढ़ाऊँगा। और उसके बाद यदि कुछ लिखना होगा तो हमें यह चिन्ह देना होगा, एक ऊपर बिंदी और एक नीचे बिंदु, ये 2 बिंदु देना होगा। और यही चिन्ह क्या कहलाएगा, अपूर्ण विराम कहलाएगा। यानी इसमें जिज्ञासा बनी होती है और पूर्ण विराम से चूंकि इसमें कम समय लगेगा। रीजन, क्योंकि पूर्ण विराम कंप्लीट सेंस है और ये कंप्लीट सेंस नहीं है, इसमें कम ठहराव देना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्या करने के लिए, जिज्ञासा कंप्लीट करने के लिए। क्या लिखा कि पूर्ण विराम से कम समय लगता है, ये ग्रामेटिकल पॉइंट है। लेकिन एक चीज ये ट्रिक है, जहां वाक्य समाप्त होने पर भी आपकी जिज्ञासा बनी रहे तो वहां क्या है, आप किसका यूज करोगे, अपूर्ण विराम का। जैसे यदि मैंने लिखा कि मुझे पता है, यह एक वाक्य कंप्लीट हो गया, मुझे पता है, यहां पे मैं खड़ी पाई दे सकता हूं, ये सेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन इसको मैं यदि हटा दूं और तुमसे कहूं कि गुरु देखो, मुझे तुम्हारे विषय में एक बात पता है, एक जानकारी मिली है, और तुम तो परेशान हो जाओगे आप, सर बताइए क्या जानकारी मिली है। छोड़ो यार, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। तो तुम्हें रात भर हो सकती है नींद ना आए,
क्यों? क्योंकि एक जिज्ञासा बनी हुई है। और कल जब तुम सुबह हमसे मिलो तो मैंने कहा कि मुझे पता है, और इसके बाद मैंने एक लाइन बोला कि तुम परीक्षा पास हो गए हो, पास हो गए हो, है ना, परीक्षा पास हो गए हो। लेकिन ये जो तुम्हारी लाइन की जिज्ञासा थी, ये तुझे रात भर सोने नहीं दी। तो मित्र, इस जिज्ञासा और इस पूर्ण विराम के बाद आप खड़ी पाई नहीं लगा सकते। आप यहाँ पर एक डॉट और यहाँ पर एक डॉट देंगे और यही कहलाता है अपूर्ण विराम। अब कहा कि मेरे पास तेरी एक खबर है। मैंने किसी लड़के से कहा मेरे पास तेरी एक खबर है। अब बेचारा सोच में पड़ जाएगा, जिज्ञासा उसकी बन जाएगी कि हमारे गुरुजी के पास क्या खबर है। तो जिज्ञासा इसमें बनी हुई है और फिर मैं उसको कुछ देर बाद बताऊं कि यार मुझे, मेरे पास तेरी एक खबर है, क्या तेरी शादी तय हो गई है। तो इसमें जिज्ञासा बनी हुई है। तो यहाँ और मैंने इसके बाद लिखा कि तेरी शादी तय हो गई। अब ये सेंस कंप्लीट हो गया, इसलिए पूर्ण विराम, और यहाँ जिज्ञासा बनी हुई थी इसलिए अपूर्ण विराम। इसको याद रखने का क्या तरीका है कि देखो, जैसे हमने यहाँ पर ये दो बिंदु लिया और दो बिंदुओं में अंतर है। यदि इनको आपस में मिला दिया जाए, ये एक डॉट और ये डॉट, ये मिला दिया जाए तो ये पूर्ण विराम हो गया। और पूर्ण विराम यानी बीच में से लाइन को काट दी जाए तो ये जो दो बिंदु बचते हैं ये अपूर्णता को दिखाते हैं, ये बीच की जिज्ञासा को दिखाते हैं। इसलिए ये याद रखने का ट्रिक है मित्र। अब हम अल्प विराम यानी कॉमा की बात करेंगे। यदि पूरे विराम चिन्हों में प्रयोग की बात की जाए, काव्य शैली के अंदर, गद्य शैली के अंदर या किसी भी वाक्य के अंदर, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला विराम चिन्ह अल्प विराम यानी कॉमा ही है मित्र। इसमें होता क्या है कि इसमें जो ठहराव होता है वो अर्ध विराम से कम होता है। अभी मैं इसके बाद अर्ध विराम बताऊंगा, लेकिन चूंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंस है इसलिए पूर्ण विराम और अपूर्ण विराम यानी उपविराम के बाद मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। परिभाषा क्या है ना, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसमें अर्ध विराम की तुलना में समय क्या लगता है, कम लगता है, और इसमें कम ठहराव दिया जाता है। यह तो व्याकरणिक बात हुई, परंतु इसका प्रयोग कहाँ करेंगे ये बहुत मायने रखता है। पॉइंट नंबर 1 है कि जब एक ही प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एक ही प्रकार के वस्तुओं को, अर्थात यदि हम क्रिया लिखें या हम संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा लिखे, सर्वनाम लिखे, विशेषण लिखे, एक ही तरह के शब्द लिखे जाएंगे तो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में हम कॉमा देते हैं। और ध्यान रहे कि जो अंतिम शब्द होगा उस शब्द के पहले आप कॉमा नहीं देंगे, बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय और का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ मैंने रिटन सेक्शन में कर दिया। क्या कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, परंतु अंतिम शब्द के पहले आप कभी भी कॉमा का प्रयोग मत करिएगा, बल्कि कंजक्शन समुच्चय बोधक और का प्रयोग करना होगा। जैसे राम, श्याम, मोहन और राधा, ये तीनों की, ये चारों शब्द संज्ञाएं हैं, तो हमने यहाँ 3 के बीच कॉमा दिया। लेकिन जो ये चौथा शब्द है राधा, ये राधा के पहले मैंने समुच्चय बोधक क्या लगा दिया, और यदि यहाँ पे कॉमा दे दूँ तो ये गलत हो जाएगा। यानी ये सभी संज्ञा शब्द थे, अतः मैंने इन 3 शब्दों में कॉमा लगाया, लेकिन चौथे शब्द के पहले समुच्चय बोधक अव्यय और लगाया। यदि मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, खिलाता हूँ, हंसाता हूँ, तो यह वाक्य अशुद्ध है और इसका प्रयोग वाक्य शुद्धिकरण में बहुत जबरदस्त होता है। इसका राइट उत्तर होगा मैं पढ़ाता हूँ कौमा, लिखाता हूँ कौमा, खिलाता हूँ कौमा और हंसाता हूँ। आप अच्छे कौमा बुरे कौमा भले कौमा सुंदर
और बुद्धिमान हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पे ये ध्यान देना है कि यदि किसी वाक्य के अंदर किंतु, परंतु, इसलिए और क्योंकि, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय का वीडियो राठौर वर्ल्ड पे है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और मैं उन मित्रों से, उन शिष्यों से अनुरोध कर रहा हूँ, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका बंधु आपसे अनुरोध कर रहा है कि आपने जो राठौर वर्ल्ड को प्रेम दिया है, यह स्नेह और आशीर्वाद हमेशा राठौर वर्ल्ड पर ऐसे ही बनाए रखिए। और जितने भी राठौर वर्ल्ड के अंदर वीडियोज हैं, आप खुद तो पढ़ ही रहे हैं, खुद तो देख ही रहे हैं, आप उन मित्रों को, उन सगे संबंधियों तक उन वीडियोज को पहुंचाइए जिससे उनका भविष्य उज्जवल बन सके, जिससे उनके व्यक्तित्व में निखार आए। आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत कॉल आ रहा है, कमेंट आ रहा है इंग्लिश के क्लासेज के लिए, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं बड़ा ही जल्द और बहुत जल्दी इंग्लिश के क्लासेज में डालूंगा। इधर मित्रों 3-4 महीने से मैं अपने निजी कारणों से अपने चैनल पर वीडियोज नहीं डाल पा रहा था, परंतु अब मैं उसी ऊर्जा के साथ, उसी नई चेतना के साथ आपके पास फिर से उपस्थित हूँ। और राठौर वर्ल्ड आपका है, इसका विकास आपका विकास है और आपका विकास राठौर वर्ल्ड का विकास है। सो इसको सब्सक्राइब करिए, वायरल करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि जब समुच्चय बोधक अव्यय किंतु, परंतु, क्योंकि और इसलिए का प्रयोग हो तो इससे पूर्व आप किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का। जैसे वह बहुत मेहनत किया, इसलिए यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय क्या आ गया? इसलिए सफल हुआ, तो यहाँ आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाना चाहिए। तुम आज विद्यालय नहीं आए, कॉमा, क्योंकि तुम बीमार थे। वह बहुत अमीर था, कॉमा, किंतु वह किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आप कॉमा यानी अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तीसरा पॉइंट लिखा है कि यदि तारीख के बाद, यदि तारीख यानी डेट दिया हो और उसमें मंथ डिनोट हो, महीना डिनोट हो, तो उसके बाद तारीख और महीने के बाद यदि ईयर यानी सन या संवत हो, तो महीने और सन के बीच में, महीना हमेशा याद रहे, महीना और सन के बीच में, संवत के बीच में आपको कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे 15 अगस्त 1947, यदि मैं यहाँ इसको बंद कर दूं तो ये गलत हो जाएगा और खोल दूं तो सही होगा। ठीक है। तो आपको मैंने अभी 3 पॉइंट बताए, लेकिन इससे अल्प विराम का सेंस पूर्णतया कंप्लीट नहीं हुआ। हम और बिंदुओं की चर्चा अल्प विराम के प्रयोग के लिए करेंगे। अल्प विराम का अब अगला पॉइंट जहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा, देखो मित्र, यदि कोई वाक्य हाँ, नहीं, अतः, अच्छा और बस तथा वस्तुतः, यदि कोई वाक्य हाँ, नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप घर गए, तो इसका उत्तर यदि देंगे तो हाँ, कॉमा, मैं घर गया, तो हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा जैसे शब्दों से यदि कोई वाक्य प्रारंभ होता है, तो इन शब्दों के बाद आपको अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग करना होगा। जैसे नहीं, कॉमा, तुम नहीं जा सकते हो, तो नहीं के बाद कॉमा देना पड़ेगा, अल्प विराम देना पड़ेगा। हाँ, मैं लिख सकता हूँ, तो हाँ के बाद कॉमा देना पड़ेगा। तो दिमाग में रहे कि यदि किसी वाक्य में, वाक्य शुद्धिकरण में बहुत काम आएगा, हाँ यूज हो, हाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं से स्टार्ट हो रहा है, बस से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा से स्टार्ट हो रहा है, वस्तुतः से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद कॉमा का यूज करिएगा। यदि जब हम पत्र लिखते हैं, तो जब हम संबोधन के लिए महोदय, महोदया, पूज्य, पूजनीया या पूज्य पिताजी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन संबोधन के शब्दों के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ मान्यवर के बाद कॉमा लगाया, पूज्य पिताजी के बाद कॉमा लगाया। और तीसरा या ये अंतिम पॉइंट मैंने ये लिखा कि यदि उद्धरण से पहले
उद्धरण के विषय में 1 मिनट बता दूं, मैं बताऊंगा भाव चिन्ह के रूप में कि जहां कभी किसी का कोई कथन हो तो उसको डबल इन्वर्टेड कमा, इन्वर्टेड कमा उद्धरण को कहते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कमा और सिंगल इन्वर्टेड कमा, एकल उद्धरण चिन्ह और डुअल यानी द्वितीयक उद्धरण चिन्ह, इनका प्रयोग किया जाता है। तो उद्धरण चिन्ह किसी के कथन में लगता है, उस व्यक्ति के नाम से पहले एवं नाम के बाद, जैसे उसने कहा तो बीच में की आना चाहिए कि तुम घर जाओ। अगर उसका उद्धरण चिन्ह में मैंने रखा तो की जगह अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे नेताजी ने कहा, ये मैंने उद्धरण चिन्ह लगाया है, ऊपर ये उद्धरण चिन्ह है और इस उद्धरण चिन्ह के पहले मैंने कहा के बाद क्या लगाया, अल्प विराम। यदि मैं यहाँ की लिख दूं, नेताजी ने कहा कि पटना चलो, तो यहाँ से ये कॉमा हट जाएगा। लेकिन यदि मैं की न लिखूं तो यहाँ अल्प विराम यानी कॉमा को प्रयोग में लाना होगा। अब अर्ध विराम की चर्चा होगी, जिसमें हमने आपको ये बताया कि जहाँ पर उपविराम यानी अपूर्ण विराम से इसमें जहाँ कम समय लगता है, और अभी मैंने अल्प विराम बताया जिसे कॉमा कहते हैं, उससे अधिक समय लगता है, तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ये परिभाषाएं, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल क्वेश्चन बना सकता है कि जब किसी विराम में, रुकावट में ये अपूर्ण विराम से कम समय लगता है और अल्प विराम से ज़्यादा समय लगता है, तो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उत्तर अर्ध विराम होगा। इसके प्रयोग में मैंने कहा कि जहाँ 2 उपवाक्यों को जोड़ा जाए और उन उपवाक्यों में समान अर्थ न हो, वो असंबंध हो, तो वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ाया गया है, जिसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जिसमें किंतु, परंतु, लेकिन और उद्देश्यात्मक बहुत सारे समुच्चय बोधक मैंने वीडियो में डाल रखे हैं राठौर वर्ल्ड पर। यदि और का प्रयोग उन 2 उपवाक्यों में नहीं हो सकता तो वहाँ पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, अर्ध विराम का यूज करना पड़ेगा। इस अंग्रेजी में सेमी कॉलन कहते हैं, और इसकी साइन मैंने नीचे भी दे रखी है। मैं इसका साइन ऊपर कॉमा, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, जिसे अंग्रेजी में सेमी कॉलन कहते हैं। ठीक है, का यह उन 2 उपवाक्यों को जोड़ता है जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया, मेरे मन में आया और मुझे लगता भी है, ये मेरा भरोसा है। मेरा एग्जाम्पल कहता है कि छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करते हैं, किंतु यहाँ मैं इन 2 वाक्यों के बीच में और नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि वाक्य में जब और तभी लिखा जाएगा जब दोनों के सेंसेज बराबर होंगे, क्योंकि और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है जो प्लस को प्लस यानी सकारात्मक को सिमिलर सेंसेज को जोड़ता है। छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं, किंतु राठौर वर्ल्ड के छात्रों का तरीका औरों से जरा हट के है। ये मेरा मानना है कि बहुत से छात्र तैयारी कर रहे हैं, किंतु जो राठौर वर्ल्ड इस चैनल से जुड़े हुए छात्रों के तैयारी करने का अंदाज है वो औरों से अलग है। और उन छात्रों को मैं हमेशा भरोसा दिलाता हूँ कि यदि दुनिया के किसी भी मोड़ पे कभी भी आपके बड़े भाई की ज़रूरत पड़े तो आप हमेशा दिमाग में रखना, अपना मैं मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर मेरा है 72 75 56 90 76। इस पे आप कॉल करो, मिस कॉल दो, और मेरे पास एक ही मोबाइल नंबर है और जो व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग नंबर भी है। तो मेरी जहाँ ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, जब भी क्वेश्चन फंसे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और जब हम और तुम हैं तो चिंता किस बात की, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, ये मेरा संपूर्ण विश्वास और भरोसा खुद पर भी है और आप पर भी है। इसलिए ये उदाहरण आपके लिए हिंट भी है और आपके लिए प्रयोग भी है। मैंने दूसरा उदाहरण दिया कि जब 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच विराम चिन्ह का प्रयोग करना हो तो वो विराम चिन्ह अर्ध विराम का होता है। जैसे यहाँ एक उपाधि बीए की है और एक उपाधि बीएड की है, अतः यहाँ पर आप सेमीकोलन यानी अर्ध विराम का यूज करेंगे।
कॉमा, ये डॉट नीचे कॉमा, MA PhD तो यहाँ डॉट और फिर कॉमा, जिसे अर्ध विराम कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त मैं भाव चिन्हों की चर्चा भी इसी वीडियो में करने जा रहा हूँ। आपने इतना समय दिया, थोड़ा और समय दो। आज विराम चिन्ह का पूरी तरह ऑपरेशन करेंगे और ये मेरा मानना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब विराम चिन्हों में, जिन्हें मैं शुरू में ही कहा था कि इन्हें भाव चिन्ह भी कहा जाता है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और उपविराम को भाव चिन्ह नहीं कहा जाता, इन्हें भाव चिन्ह कहा जाता है। इनके अतिरिक्त 2-4 और हैं जिसको उनको भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहला भाव चिन्ह जो है वो, या विराम चिन्ह भी इसे कहा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। मित्रों, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, उसमें क्या, कौन, किस लिए जैसे शब्द लगाते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, इसको मैं ओरल भी चर्चा करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम पढ़ते हो, मैंने कहा क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर ये मुझे क्या चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें मैंने पूछा क्या है, प्रश्न। दूसरी बात, विस्मयादिबोधक। विस्मय शब्द का मतलब ही आश्चर्य होता है, अर्थात जब कथन से आश्चर्य, विस्मय की अभिव्यक्ति हो तो वहाँ पर विस्मय को स्पष्ट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो खड़ी पाई और नीचे बिंदी के रूप में लिखा जाता है। जैसे यदि मैंने लिखा कि हाय हाय और यहाँ दे दिया कॉमा, देखो मैं जरा गलती कर, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, तो ये वाक्य अशुद्ध है, अशुद्धि में आएगी। तो यहाँ ये चिन्ह न हो करके ये चिन्ह ये होना चाहिए। या किसी को यदि संबोधित करना हो, संबोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है और वहाँ वो संबोधन का चिन्ह कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा हे राम, यहाँ खड़ी पाई नीचे बिंदु, इधर आओ, तो मैंने यहाँ पर राम को संबोधित किया, तो यहाँ पर ये चिन्ह भी विस्मयादिबोधक का ही है, लेकिन संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है, अतः इसे यहाँ पर संबंध बोधक चिन्ह के रूप में, संबोधन के चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है योजक चिन्ह, जी जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, दो पदों को जोड़ने का काम करता है। ये मूल रूप से किसको जोड़ता है, तो ये सामासिक पदों को जोड़ता है, इसका काम है सामासिक पदों को जोड़ना, सामासिक पदों को। और जैसे आप द्वंद्व समास पढ़ोगे, जैसे पढ़ाई लिखाई, मैंने कहा माता पिता, सुख दुख, तो वहाँ पर सामासिक पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो तुल्यतावाचक चिन्ह होते हैं, जो अलंकार में जो वीडियो है राठौर वर्ल्ड पे, वहाँ पर जब वाक्य में सा सी लगा हो तो इनके पहले आप किसका यूज करते हो, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, चांद सा मुखड़ा, तो ये गलत है और यहाँ पर आपको एक चिन्ह देना होगा और ये चिन्ह योजक चिन्ह होगा, ठीक है। यदि मैंने लिखा चांद तारे, तो यहाँ कोई योजक चिन्ह नहीं दिया, ये सामासिक पद है तो सामासिक पद दिखाना होगा, तो आपको बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, और सामान्यतः यह द्वंद्व समास में प्रयोग में लाया जाता है। यहीं पर एक मैं थोड़ी सी बात निर्देशक चिन्ह को ले लेता हूँ। देखो, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है, निर्देशक चिन्ह हमेशा योजक चिन्ह से बड़ा होता है, जिसका प्रयोग संवादों को लिखने के लिए किया जाता है। संवादों को, जब दो संवादों, सामान्यतः नाटक वगैरह में संवादों को लिखने के लिए किसका यूज होता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या यदि मैं कहूँ कि यदि कोई सूची प्रकट करनी हो, जैसे मैं ये सूची प्रकट कर रहा हूँ, जैसे किताबें निम्न हैं, निम्न
हैं, तो यहाँ पर जो ये मैं चिन्ह दे रहा हूँ ये निर्देश दे रहा है, निर्देशक चिन्ह। रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, तो ये निर्देशक चिन्ह का यूज करना होगा। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है और संवादों को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैंने कहा राम, राम का कथन दिया तो राम के बाद हमें क्या देना पड़ेगा, डैश, मेरी सीता कहाँ गई। ये नाटक में संवाद हो रहा है और वहाँ पर प्रभु राम का वियोग दिखाया जाना है, तो नाटक में लिखा जाएगा राम, आगे डायलॉग जो है राम का, और वो रो रो के सीता से कहते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ आपको निर्देशक चिन्ह का यूज करना पड़ेगा जो योजक चिन्ह से बड़ा होता है। साथ ही मैं अभी रेखांकन चिन्ह की भी बात करूंगा जो रेखांकित किया जाता है। आपने इसकी चर्चा तो की देखी होगी कि रेखांकित पदों में इसका अर्थ बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो ये मुख्य बिंदुओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य बिंदुओं को दर्शाने के लिए, है ना, हाइलाइटर इसे बोलते हैं, दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं जैसे किसी को, जैसे अब्दुल कलाम साहब, कलाम साहब भारत के महान व्यक्ति थे। यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया अब्दुल कलाम साहब को, तो वहाँ दिया रेखांकित पद को, रेखांकन आपने किया और ये हाइलाइटर हो गया, इसकी व्याख्या करें तो ये आपका क्या है, रेखांकन है। अब आया मैटर हंसपद का, हंसपद और लाघव चिन्ह। मैं लाघव चिन्ह के विषय में बात करूं कि लाघव शब्द लघु से बना, अर्थात इसी को अंग्रेजी में एब्रिविएट साइन कहते हैं। जैसे मैंने एक पूरा शब्द लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिविएट फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो जो ये साइन आपने दिया ये लाघव चिन्ह कहलाया, यानी किसी बड़े पद को शॉर्ट में कर देना, लघु रूप दे देना, लाघव चिन्ह कहलाया। जैसे मैंने लिखा पटना जल निगम, तो इसको इतना न लिख के ये भी लिखा जा सकता था प और यहाँ ज लाघव चिन्ह और नी लाघव चिन्ह, तो यह भी पटना जल निगम ही पढ़ा जाएगा। यानी एक बड़े पद को लघु कर देना, छोटा कर देना, लाघव चिन्ह कहलाता है। अब आई बात हंस पद चिन्ह, या इसे ही त्रुटि चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि मैं पढ़ाया, मैं यहाँ पर लिख दिया कि, या मैंने लिखा कि मैंने आपको पढ़ाया, और आपको लिखना है यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, जैसे संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी, तो आप यहाँ पर हंसपद चिन्ह देंगे। ये हंसपद या त्रुटि चिन्ह कहलाता है। यहाँ से गलती हो गई, भूल हो गई, त्रुटि हो गई, आपसे छूट गया, तो यहाँ पर आपने ऊपर हंसपद लगा के एक शब्द लिख दिया रामायण। तो ये पूरा का पूरा वाक्य बन गया कि मैंने आपको रामायण पढ़ाया। तो हंसपद या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग जो ऐसे साइन होती है वहाँ किया जाता है जहाँ भूलवश, मानवीय भूलवश कोई त्रुटि हो जाए तो हंसपद चिन्ह से आप उसको दिखा सकते हैं। क्लियर। अभी अगला चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। मित्रों देखो, गणित में, मैथमेटिक्स में छोटा कोष्ट, मझोला कोष्ट, बड़ा कोष्ट, ये सब बताया जाता है, यह सबका प्रयोग होता है। परंतु हिंदी के अंदर केवल और केवल स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ट का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जब कोई कठिन शब्द होता है, कठिन शब्द की स्पष्टता के लिए, कठिन शब्द की स्पष्टता के लिए, है ना, इस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मैं आपका सामर्थ्य जानता हूँ, मैं आपका सामर्थ्य जानता हूँ, ठीक है,
जानता हूँ और मुझे लग रहा है कि ये शब्द जो सामर्थ्य है वो आम भाषा का शब्द नहीं है, आम जनमानस के लिए कठिनता पैदा कर सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको हटाकर और सामर्थ्य शब्द को ही मैं इसका एक और मीनिंग दिया और दे दिया शक्ति। क्या दिया? शक्ति। तो यहाँ पर शक्ति को मुझे इसके लिए प्रयोग करना पड़ा, तो अतः यहाँ पर मुझे छोटा कोष्ठ को प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपका सामर्थ्य जानता हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने कोष्ठ का यूज किया। कभी भी हिंदी साहित्य के अंदर बड़े कोष्ठ या मझोले कोष्ठ का प्रयोग नहीं होता। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह ये इसका दो साइन होता है, यानी यह ऐसे भी दिया जा सकता है और ये ऐसे भी दिया जा सकता है। इसका मूल काम क्या है कि किसी भी व्यक्ति के कथन को अगर आपको दिखाना है, जैसे आप निर्देशक चिन्ह का यूज कर रहे थे कहाँ पर? संवाद में, और वहाँ पर एक लाइन दे दी गई कि यहाँ पर हमने लिखा कि तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास ने कहा और इसके बाद नीचे लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये कथन किसका है? तुलसीदास का है। तो ज्यों और त्यों मुझे लिखना पड़ेगा क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वचन न जाई, तो यहाँ अंत में मुझे यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा दो उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक चीज़ और, यदि मैंने लिखा कि तुलसीदास ने रामायण लिखा, तो यहाँ पर मुझे रामायण को हाईलाइट करने के लिए हम चाहें तो इसमें एक सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो उद्धरण चिन्ह का कहाँ प्रयोग करना है? जब किसी व्यक्ति का कथन हो, उसको जो का त्यों आप लिख रहे हो, जब किसी लेखक का उपनाम हो, जब किसी प्रसिद्ध पुस्तक को लिखना हो, ग्रंथ को लिखना हो, समाचार पत्र का नाम लिखना हो, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। लोप या अनुवृत्ति चिन्ह, लोप चिन्ह, यदि मैं लोप चिन्ह की बात करूं तो लोप का मतलब समझ ही रहे हैं, जो छुपा हुआ हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि राम घर जाता है, राम घर जाता है ना। और यहाँ पर लिखा श्याम दिल्ली, है ना। और दिल्ली के बाद भी मुझे लिखना है जाता है, तो मैं जाता है ना लिखकर ये साइन दे दिया। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि यही शब्द यहाँ पर है जिसका यहाँ लोप हुआ है, छुपा हुआ है। इसे ही अनुवृत्ति या लोप चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जब किसी पद की सेम आवृत्ति नीचे करनी है तो वो लोप चिन्ह या अनुवृत्ति कहलाता है। अब अंतिम सेगमेंट हमारा क्या है सर? समाप्ति सूचक चिन्ह। इसको अंतिम में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं विराम चिन्हों का समाप्ति करने जा रहा हूँ, और जब मैं समाप्ति करूँगा तो शायद मैं ये साइन अक्सर किसी भी टॉपिक के बाद हम लोग देते हैं, और ये जो साइन मैंने दिया ये साइन किसका था? समाप्ति सूचक का। अर्थात कल पूछता है कि ये साइन किसकी है, तो ये साइन कौन सा विराम चिन्ह है? समाप्ति सूचक चिन्ह है। ठीक है, मैंने एक प्रयास किया आपको विराम चिन्हों के विषय में जानकारी देने के लिए, डिस्कस करने के लिए। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे भारत के, हमारे समाज के कर्णधारों का, मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों का, छात्रों का कैसे वो सफल हों और हम आम जनमानस में कैसे एक प्रभावी भाषा का, शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकें। तो राठौर वर्ल्ड आपके साथ है, रहेगा। आप इस पे कृपा बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से धन्यवाद, और नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए सर। और सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे मुझे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, इन हड्डियों में ताकत मिलती है, और यही प्रेम रहा तो निश्चित रूप से हम सभी सफल होंगे। मिलते हैं हम सभी अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट।